नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। पिछली क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और आज भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे कि नगरीय योजना एवं विकास, दूसरा कृषि, अर्थव्यवस्था, शिल्पकला, धर्म और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये सभी पॉइंट आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी गई है। जब तक इस सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था तब वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी अगर नगरीय योजना की बात करें तो नगरीय योजना जो थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित सुचारू रूप से लोगों के द्वारा चलाई गई थी। अब महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से नगरों का विकास किया गया, नगरों के विकास में भी किस प्रकार से सड़कें बनाई गई, किस प्रकार की ईंटों का उन्होंने प्रयोग किया था, घर किस प्रकार के होते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, कहीं कहीं अपवाद मिलेंगे भाई, कई किसी सभ्यता में हर घर में कुएं होते थे इस सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में, लेकिन कालीबंगा देखें तो कालीबंगा में कुएं के अवशेष कम मिले हैं घरों के अंदर। तो कहीं कहीं कुछ अपवाद हैं, लेकिन जनरली किस प्रकार के नगर होते थे, किस प्रकार के घर होते थे, इनके बारे में हम सबसे पहले पॉइंट में चर्चा कर लेते हैं। तो नगरीय योजना और विकास की अगर हम बात करें तो जो स्थल थे वो दो मुख्य भागों में, दो मुख्य क्षेत्रों में बटे होते थे। पहला क्षेत्र जो होता था थोड़ा नीचा होता था और बड़ा होता था। एक क्षेत्र थोड़ा नीचा और बड़ा होता था, जबकि दूसरा क्षेत्र जो है वो बड़ा होता था और छोटा होता था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है कि ये क्षेत्र और एक दूसरा जो कि नीचे की ओर है। अब एक का नाम पूर्वी टीला और जो छोटा है उसे पश्चिमी टीला कहा गया। पूर्वी टीला मुख्य रूप से शहरी लोगों के लिए, मतलब जो सामान्य जनसंख्या थी उनके लिए ये वाला जो एरिया होता था, ये वाला जो क्षेत्र होता था वो था। और जो पुरोहित वर्ग है या फिर उच्च वर्ग है, व्यापारी वर्ग हो गए, वो इस पश्चिमी टीले या जिसे दुर्ग कह सकते हैं या गढ़ कहा गया है उसमें रहा करते थे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुख्य रूप से ये दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। जो ऊपर था, अब यहाँ पर भी इनकी जो डिस्टेंस है इसमें चेंजेस क्यों किए गए, थोड़ा दूरी और थोड़ा ऊपर क्यों रखा गया, ये इसलिए किया गया जहां तक ऐसा माना जाता है कि वो जो टाइम था, ये जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे हुई है, तो कई बार बाढ़ आने की संभावना रहती होगी। तो ऐसा माना जाता है कि भाई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए ये जो टीला होता था जहाँ पर पुरोहित वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग रहता था, उस टीले को ऊपर बनाया गया। तो जो पुरोहित वर्ग वाला जो एरिया था, जहाँ पश्चिम टीला जिसे कहा गया है, उसके चारों ओर और चार दीवारी बनाई गई थी। अगर उन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है तो पता चला है कि जो पूर्वी टीला है वहां पर किसी प्रकार की चार दीवारी नहीं बनाई गई है, लेकिन ये जो पश्चिमी टीला है उसके चारों ओर चार दीवारी बनाई गई है। अब ये जो चार दीवारी है इसका जो बाहरी भाग है, यानी किसी भी प्रकार का अगर आक्रमण हो तो उससे सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का कदम उठाया गया होगा। तो इसका जो बाहरी एरिया होता है वो पकी हुई ईंटों का उसमें उपयोग किया गया था, और अंदर वाला जो क्षेत्र है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी चीज ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा। तो ये तो गए भाई बड़े रूप में कि किस प्रकार से क्षेत्रों को बांटा गया था नगर को। अगर हम बात करते हैं, अब किसी नगर की बात कर ले, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या है, किस प्रकार की सड़कें, किस प्रकार की गलियां और किस प्रकार की छोटी सड़कों का विकास हुआ और घरों का डायरेक्शन कैसा होता था, वो अगर हम देखें तो देखिए ये एक सिंपल सा, अगर हम बात करते हैं किसी नगर के अंदर की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी मोटी तो क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें जो कि लगभग 10 मीटर से अधिक की होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। उन चौड़ी चौड़ी सड़कों से समकोण पर काटती हुई थोड़ी कम चौड़ी सड़कें बनाई गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि समकोण पर काटती हुई, यानी बहुत ही दक्षता के साथ इनको बनाया गया था। ये देखिए इस प्रकार से कम चौड़ी सड़कें, और उन कम चौड़ी सड़कों के भी समकोण पर
गलियां बनाई जाती थी जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई जाती थी। अब यहाँ पर फिर जो घर होते थे, जैसे इस प्रकार से ये घर है, तो घरों का जो दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था। ध्यान रखें, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता था, हो सकता होगा कि मुख्य द्वार से मुख्य जो सड़क है उस ओर नहीं खुलता था, जबकि गलियों की तरफ दरवाजे का मुंह खुलता था। यानी दरवाजे जो थे वो पतली गलियों के सामने से खुलते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल एक अपवाद है। लोथल में जो मुख्य सड़क है उसकी तरफ दरवाजा का जो मुंह है वो भी देखा गया है। तो कुछ अपवाद भी हैं लोथल का, ध्यान रखें। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तो ये किस प्रकार से अरेंजमेंट होता था किसी नगर का। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि घर किस प्रकार के होते थे, तो देखिए घर किस प्रकार के होते थे। ये जैसा कि हम बात कर लेते हैं, कोई गली है और गली से ही यहाँ पर क्या शुरू हो जाता था? दरवाजा। अब यहाँ दरवाजा जैसे ही अंदर घुसा जाता था, अंदर घुसने के जस्ट बाद एक ऊंची दीवार होती थी, 5-6 फीट ऊंची एक दीवार होती थी। और ताकि ये भी फिर वापस हम कह सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है इसके बारे में एकदम से कोई बाहर से आए व्यक्ति को पता ना चले, तो एंट्री करते ही एक ऊंची दीवार होती थी। उसके बाद आगे एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन होता था, ठीक है, कच्चा आंगन। उसी आंगन में एक साइड कुआं, स्नानाघर और रसोई बनाई जाती थी। मुख्यतः हम बता रहे हैं सभी घर, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, लेकिन जनरली जो मिला है वो इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार की चीजें मिली हैं। तो ये एंट्री के बाद एक ऊंची दीवार, उसके बाद आंगन होता था और फिर कुआं, कुएं के पास स्नानाघर, स्नानाघर के बाद रसोई बनाई जाती थी। उसके आगे 3, 4, 5 कमरे होते थे और सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि घर सिर्फ एक मंजिल के होते थे, एक से अधिक मंजिल के भी घर बने होंगे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। ये भी याद रखें कि अधिकतर सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 2 मुख्य एरिया ही मिले हैं, लेकिन जो धोलावीरा है उसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच में एक और क्षेत्र मिला है जिसका नाम रखा है मध्यमा। कहाँ मिला है ये? धोलावीरा क्षेत्र में। तो ये सिर्फ नगरीय योजना की बात हो गई। नगरीय योजना की बात करते बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से नालियाँ एकदम प्रॉपर बनी हुई थी। स्नानाघर जो है, स्नानाघर और रसोई से पाइपलाइन डायरेक्ट जो है वो गलियों की तरफ, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि तथा पशुपालन दोनों करते थे। और क्योंकि वो जो एरिया था, पानी की कोई कमी नहीं रही होगी क्योंकि नदियों के किनारे ही इस सभ्यता के क्षेत्रों का विकास देखा गया है, तो पर्याप्त अनाज मिल जाता था क्योंकि पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और मुख्य जो खेती है वो गेहूँ, जौ, सरसों, तिल और मसूर की जाती होगी। ये कह सकते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और सबसे पहले कपास की खेती की गई होगी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यापार जो है वो मुख्य रूप से पत्थर का, धातु का या सीप का, ठीक है, कि करते थे। वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा का विनिमय का प्रचलन उस समय नहीं था। तो मुद्रा प्रचलन नहीं था, लेकिन वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिल्प कला की, तो देखिए शिल्प कला, कांसे के अनेक मनके मिले हैं, ठीक है, कुछ मोहरें भी मिली हैं और पत्थर के बर्तन मिले हैं। अलग अलग सोने और चांदी के आभूषणों पर भी कुछ कारीगरी मिली है। तो इसका मतलब कि शिल्प कला के मामले में भी बहुत ही बेहतरीन थे ये लोग। ये सभी अवशेषों को देखकर पता चलता है। तो कांसे में जैसा कि हमने पढ़ा था कि तांबा और टिन, तो टिन जो है ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से लाई जाती थी और जो तांबा है वो राजस्थान से लाया जाता था। उससे फिर कांसे को किस प्रकार से बनाना है और फिर उससे किस प्रकार से मूर्तियां, मनके बनाने हैं, मनके के कारखाने भी मिले हैं कई जगह से। तो वो शिल्प कला के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धर्म।
तो देखिए धर्म जो टॉपिक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पृथ्वी को उर्वरता देवी मानते थे, यानी वो पृथ्वी की पूजा एक क्योंकि पृथ्वी से ही पौधे और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन है, तो उन्हें पृथ्वी को उर्वरता देवी के रूप में मानते थे। पृथ्वी की भी पूजा करते थे, कई पशुओं की भी पूजा की जाती थी। इसी के अलावा एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें जो देवी है उसके गर्भ से पौधा जो है वो उगता हुआ मिला है, तो उनकी पूजा की जा सकती होगी। यहाँ पर कई देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं। इससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था इस समय मानी गई होगी। माता प्रधान हम कह सकते हैं स्त्री प्रधान जो मान्यता है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कई देवताओं की 3 श्रृंगी देवता की मूर्ति यहाँ पर मिली है, जिसके हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और 2 हिरण बने हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पशुपति महादेव की मूर्ति है, ये ऐसा माना गया है। सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड मिला है, बहुत सारे ताबीज मिले हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस अवशेषों के माध्यम से मिली हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व इस सभ्यता का पतन हो चुका। क्या कारण रहे? तो या तो माना जाता है कि भाई वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों के द्वारा शुरू की गई, तो आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। लेकिन कई इतिहासवेत्ताओं का मानना है कि भाई सिर्फ आर्यों के आक्रमण के द्वारा पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती, कोई और दूसरे रीजन भी रहे होंगे। तो हो सकता है कि भूगर्भीय कारण, हो सकता है कि किसी प्रकार से भूकंप आया हो, ऐसी कंडीशन हो, जलवायु भी कारण हो सकते हैं, या फिर नदियों के द्वारा मार्ग बदल लिया गया और बाढ़ आने की वजह से जो पूरी की पूरी सभ्यता है वो नष्ट हो गई। तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सही कारण क्या है इस सभ्यता के पतन का, वो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।